सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। जी बिल्कुल, सबकी नज़रें इस वक्त हाई कोर्ट की जानिब हैं और समाअत के दौरान फरीकैन ने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए हैं। ECP का इलेक्शन कमीशन के बरवक्त इनकाद से माजूरी का इजहार। पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने का ये केस है। महफूज फैसले का इंतजार किया जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। बिल्कुल, इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था और सबकी नज़रें इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पर हैं। कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन कुछ देर बाद ये फैसला सुनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। आपको आगाह किया जा रहा है अहम फैसला जो है वो सामने आने वाला है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, कहिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन कुछ ही देर बाद इस हवाले से दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएंगे। जस्टिस जवाद हसन ने आज ये फैसला महफूज किया था और तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत की जानिब से ये कहा गया कि फैसला लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और कुछ ही देर बाद तमाम जो फैसला लिखने से मुतालिक तमाम जो इक़दाम थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, तो कुछ ही देर बाद फैसला लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के रूबरू इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन का काम नहीं है, ये काम गवर्नर का है और इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक भी उन्होंने माजूरी जाहिर कर दी और ये कहा कि ना तो फंड्स मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान देने से इनकार कर दिया है और इसी तरह से सही और सभी इंतजार कर रहे हैं इस फैसले का। मोहम्मद अशफाक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ के एतराफ़ से मौजूदा हुकूमत की कानूनी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुल्क को जल्द इंतखाबात में जाना होगा। सियासी तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। वो ज़मान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम 31 अरब डॉलर के करीब जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी उसके ऊपर चले गए थे और हमारी रेमिटेंस जो है वो भी इतनी ही चली गई थी। तो एक बहुत इकॉनमी, चलती हुई इकॉनमी को उन्होंने कह दिया कि वो अच्छी नहीं चल रही और हुकूमत तब्दील कर दी गई और उसके बाद अब आज हमें नहीं पता IMF से इनका मुआहदा होता है नहीं होता। हम पहले दिन से बता रहे थे कि इस हुकूमत की कोई जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन अब साबिक आर्मी चीफ की तरफ से जो ये बातें सामने आई हैं, इससे इस हुकूमत की जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है और इसीलिए हम ये समझते हैं पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इंतखाबात। नून लीग के अंदर अब काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ जो शाहिद खाकान अवासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने और अब आके कैप्टन सफदर साहब ने जो बातें कही हैं इनमें वज़न है और हमें सियासी जमातें जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है वो आगे पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ उस पर बात करेंगी। हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है, तलखियाँ कम करते हैं। पहले ये तो देखें जिसके ऊपर इतनी बड़ी अब कन्फेशंस आ गई हैं, इसके ऊपर देखते हैं अब क्या आगे बात चलती है। तो वहीं वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि खुद इस्तीफे देने वाले ऐवान को इम्पोर्टेड कहते रहे, अब इसी पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम इमरान खान का दिया हुआ तोहफा है, इस मुआहदे से पीछे हटना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। IMF के पास हमारी कोalition हुकूमत नहीं जा रही, IMF के पास इमरान खान साहब गए थे
اور IMF کے پاس ایک دفعہ آپ جائیں تو IMF کے پروگرام کو جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، یہ گورنمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کنکلوڈ کیا تھا IMF کا پروگرام، پوری کوشش کریں گے کہ اس IMF کے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کریں اور اس کوشش کے ساتھ کریں کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ہو۔ بات جو سامنے آئی ہے کہ انہوں نے خود استعفے دیے تھے، اس وقت یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ استعفے دینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ آپ نے ایک پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے، اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دیا ہے، اس کے اعلانات کیے ہیں، اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا بھی تو جواب دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی منشا کے اوپر پارلیمنٹ کے بھی آرڈرز چلیں، آپ کی منشا کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر چلیں، ہائی کورٹ کے آرڈر چلیں، اور الیکشن کمیشن آپ کے ماتحت نہیں ہے، وہ آئین کے ماتحت ہے اور وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں۔ وہ مشیر ہیں، وہ بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ پرو بونو انہوں نے پہلے ہی درخواست کی تھی اور آج پرائم منسٹر نے کل اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لی ہے۔ اور تحریک انصاف کی ضمنی انتخابات 16 کی بجائے 19 مارچ کو کرانے کی درخواست مسترد۔ ضمنی ذرائع کے مطابق انتخابات والے متعلقہ حلقوں میں 16 مارچ کو مقامی چھٹی دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن متعلقہ صوبوں کو ان حلقوں میں مقامی چھٹی کے لیے خط لکھے گا۔ الیکشن کمیشن 60 روز میں ضمنی انتخابات کرانے کا پابند ہوگا۔ 19 مارچ کو الیکشن کرانے سے آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کی ضمنی انتخابات 16 کی بجائے 19 مارچ کو کروانے کی درخواست مسترد۔ ضمنی انتخابات والے متعلقہ حلقوں میں 16 مارچ کو مقامی چھٹی دی جائے گی۔ ذرائع الیکشن کمیشن۔ اور شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست پر سماعت 13 فروری کو ہوگی۔ شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں۔ تیسرے فریق کی شکایت پر مقدمہ بنا، جیل میں ہوں، اب مزید کسی تفتیش کے لیے پولیس کو میری ضرورت نہیں، مچل کے جمع کروانے پر تیار ہوں، ضمانت منظور کی جائے۔ جی بالکل، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی لیگل ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ شیخ رشید کے وکیل سردار شہباز کہتے ہیں امید ہے ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا۔ نمائندہ دنیا نیوز حسیب ملک نے ان سے خصوصی گفتگو کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف یہ اسلام آباد کے تھانہ اپارہ کے اندر درج مقدمے کا معاملہ ہے، جس کے اندر آج شیخ رشید کی وکلا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ ان کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سردار شہباز، ان سے بات کریں گے کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے اندر ان کی جانب سے استدعا کیا کی گئی ہے۔ دوسری جانب NA 62 کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائی گئی تھی اور کل RO راولپنڈی کے سامنے انہیں پیش بھی کیا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں سردار شہباز سے۔ سر، یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے اندر آپ کی طرف سے کیا گراؤنڈ اپنائے گئے ہیں اور کیا استدعا کی گئی ہے؟ جی بتائیے۔ لاسٹ ویک جس طرح FIR ایک درج کی گئی گورنمنٹ کی جانب سے شیخ رشید احمد صاحب کے اوپر، جو کہ ایک بیس لیس FIR تھی، جس میں شیخ رشید صاحب کو بیسیکلی پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا اس کیس کے اندر، لیکن ہم نے یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ہم نے بیل دائر کر دی ہے اور منڈے والے دن کے لیے اس کو فکس کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے دوسری جانب جہاں آپ نے ذکر کیا ہے کہ NA 62 کے اندر جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، دیکھیں جی کہ یہ شیخ صاحب ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں اور انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اب یہاں پر اس حکومت نے آ کے انہیں اس عمر کے اندر جب ان کی عمر 73-74 سال ہے اور آپ ان کے ساتھ جو دھکم پیل اور یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کل ایک درخواست دائر کی تھی سیکشن 30 میجسٹریٹ محمد ذیشان صاحب کو مری میں۔ انہوں نے اجازت دی شیخ صاحب کو کہ وہ اسکروٹنی کے لیے پیش ہو سکتے ہیں RO کے پاس، اور آج ہم نے RO کو اپلیکیشن موو کر کے اور ان سے اجازت لے کر ہم نے جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کو وہ بھجوا دی ہے۔ اب انشاءاللہ کل صبح 10 بجے شیخ رشید احمد صاحب خود جو ہے RO کے پاس NA 62 راولپنڈی کچہری کے اندر پیش ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کل بھی ہم انشاءاللہ وہاں سے بھی ریلیف لے لیں گے۔ بس ہمیں جو بھی ہے اس دور حکومت میں کسی کو کسی چیز سے بہتر کی تو امید ہے نہیں، لیکن عدلیہ پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، اور جو ہمارے ملک میں انصاف کرنے کے لیے جو عدلیہ کا نظام ہے ہمیں اس پہ پورا بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ ہم منڈے والے دن شیخ صاحب کی بیل منظور کروا لیں گے۔ حکومت نے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF کو تمام اہداف پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔
उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाई जाएगी, बिजली की अनटारगेटेड सब्सिडी खत्म और सेल्स कीमत में नए टैक्स लगाए जाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। हुकूमत का 170 अरब रुपए के टैक्सेस नाफिज करने का फैसला, तवानाई के शोबे में अनटारगेटेड सब्सिडी खत्म, गैस शोबे का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ाई जाएगी। IMF मुज़ाकरात के बाद वज़ीर खजाना की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। बिजली की पैदावार 3000 अरब और रिकवरी सिर्फ 1800 अरब रुपए की होती है। गुज़िश्ता 5 बरसों में कर्जे 70% बढ़े, महंगाई बढ़ी और माशी तबाही आई। सबसे पहले तो ये है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। This is one of the understanding and agreement. वज़ीर खजाना ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब की ग्रांट बढ़ाने का ऐलान किया, मगर मिनी बजट की सूरत में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान ना दिया। PCC इजलास की पैरासिटामोल की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। पैरासिटामोल की 500 मिलीग्राम गोली की कीमत 2.6 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। पैरासिटामोल एक्स्ट्रा की 500 मिलीग्राम की गोली की कीमत 3.3 रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। ECC ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की भी मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है, हुकूमत IMF से मुआहदे की शराइत बताने को तैयार नहीं। हुकूमत अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराने लगी है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डिस्कशंस तो मुकम्मल हो गई और IMF का वफ्द यहां से रवाना हो गया, लेकिन कौम को नवीद नहीं सुनाई गई कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप मुआहदा करने जा रहे हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जब आप लागू करेंगे तो आवाम पर उसका क्या असर पड़ेगा। लोग इस वक्त इस हुकूमत की, मुस्लिम लीग की, इस नाकाम हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। न ये मईशत को संभाल सके, न ये महंगाई कंट्रोल कर सके, न ये सनत का पहिया चला सके, न ये बेरोजगारी का जो एक नया तूफान बरपा हो रहा है उसको थामने के लिए इनके पास कोई हिकमत अमली है। और इन 9 महीनों में इनकी कारकर्दगी आवाम के सामने आ चुकी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात और लेबर फोर्स में खवातीन की शमूलियत के बगैर पाकिस्तानी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान का बुनियादी मसला सरमायाकारी और बरामदात की बजाय निजी और हुकूमती अखराजात पर इन्हिसार करना है। पाकिस्तान की मईशत नाजुक मरहले पर पायदार तरक्की के लिए अदम तवाज़ुन के देरीना मसले का हल जरूरी, माली वसाइल की तकसीम में खराबियां दूर करना भी नागुज़ीर। आलमी बैंक ने कर दिया खबरदार। वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को सालाना 6 से 8% मौशी तरक्की की जरूरत है, जबकि वसाइल के एतबार से पैदावार का ना होना मुल्की तरक्की में रुकावट है। तमाम शोबों में टैक्सों को हम आहंग करने से ही मईशत में बेहतरी आ सकती है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि रियल एस्टेट के शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। तिजारती पॉलिसी से बरामदी शोबों में बरामद मुखालिफ रवैयों को खत्म किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 22% खवातीन मुलाजमत करती हैं। इस शरह को बढ़ाने से तरक्की में अहम पेशरफ्त हो सकती है और GDP की शरह 23% तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग करना और बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना जरूरी है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान में फीकस खाम कौमी पैदावार की शरह कम रही। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में पार्टी की सोशल मीडिया टीम खैबर पख्तूनख्वा का इजलास हुआ। इजलास में सोशल मीडिया विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि सोशल मीडिया टीम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से पार्टी मौक़िफ़ को उजागर किया। पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब और ज़हीन नौजवानों को सोशल मीडिया टीम में आगे लाया जाए। हमारी पहचान आइन, इखलाक और जमहूरी इक़दार है। गालम गलोच का हिस्सा ना बने, दलील, तहजीब और सच्चाई से जवाब दें। बात करेंगे, पाकिस्तान ने ब्रादर मुल्क तुर्किया के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया है। तो वहीं शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल और रिसर्च टीमें भी तुर्किया रवाना होंगी।
तुर्क भाइयों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अमवात बढ़ रही हैं, अभी चंद दिन पहले चंद सौ थे, आज 20,000 से तजावज़ कर गई हैं अमवात। और वहाँ पर खैमों की इस वक्त शदीद ज़रूरत है, जो कि यानी बर्फ़ और सर्दी से वहाँ पर आवाम को बचा सके। 32 टन भेजा है हमने सामान विंटराइज टेंट्स का, 5 टन हमने अपना ये ब्लैंकेट्स भेजे हैं, ड्राई राशन भेजा है। और इस तरह ये हमने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने 10 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया, 10 अरब रुपए का, जो कि सामान ख़रीद कर इंडिया में वो भिजवाएगा और सूबे जो है इंशाअल्लाह इसके अलावा अपना हिस्सा डालेंगे। इसी तरह मुखय्यर हज़रात, इस तरह ताजर हज़रात, सनतकार वो अपना हिस्सा डालेंगे।